हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी को स्वागत है वर्क नाइट चैनल पे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन मीनिया बायोमॉलिक्यूल के, ठीक है। और ये क्वेश्चन मीनिया सीरीज तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा या जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, ठीक है। कल हमने देखा था, या हमारा प्रीवियस लेक्चर था इंट्रोडक्शन के बारे में बायोमॉलिक्यूल्स, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। मैं कहेंगे आपको अपने आंसर्स नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करना आपको जो भी सही लगता है, ठीक है। वैसे आप इसे बार बार देखेंगे और जितना रिवाइज करेंगे आपके ब्रेन में उतना ही और अच्छे से जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द प्राइमरी कंक्लूजन ऑफ परफॉर्मिंग एलिमेंटल एनालिसिस ऑन बोथ लिविंग टिश्यू एंड नॉन लिविंग मैटर। ऑप्शन ए, लिविंग टिश्यू कंटेन यूनिक एलिमेंट नॉट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। द एब्सोल्यूट क्वांटिटी ऑफ एवरी एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन बोथ लिविंग मैटर, लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। एवरी एलिमेंट नहीं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ और भी सेवरल एलिमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी एलिमेंट ही आइडेंटिकल होगा आपके लिविंग और नॉन लिविंग में। जैसे अगर हम बात करें सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन ह्यूमन बॉडी में तो बिल्कुल भी नहीं था, जबकि अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन है। थर्ड ऑप्शन है द सेम एलिमेंट रिप्रेजेंट इन बोथ बट देयर रिलेटिव अबंडेंस डिफरेंट। हाँ, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। The key difference in elemental composition between a living organism and the earth crust is the presence of oxygen and nitrogen. नहीं, a significantly higher relative abundance of carbon and hydrogen in living organism. हाँ, अगर हम बात करें कि रिलेटिव एबंडेंस के बारे में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट था वो ज़्यादा था इन कंपेरिजन टू अर्थ क्रस्ट। थर्ड ऑप्शन देखिए तो अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सर्टेन मेटल इन लिविंग टिश्यूज, ठीक है, बट ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। एंड द एक्सक्लूसिव प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन नॉन लिविंग मैटर। एक्सक्लूसिव कहने का मतलब है कि बस ये केवल नॉन लिविंग मैटर में मिलता नहीं। हमें तो पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप तो होता ही है हमारे न्यूरॉन्स वगैरह में, तो एक्सक्लूसिव ये नॉन लिविंग मैटर में कैसे हो सकता है? तो लिविंग मैटर में भी होता है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, यानी जो लेक्चर 1 पे था, विच स्टेटमेंट इज एक्यूरेट? एलिमेंटल एनालिसिस कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन माइक्रोबियल पेस्ट। बिल्कुल, एलिमेंटल एनालिसिस हम माइक्रोबियल पेस्ट लिविंग मैटर पे कर सकते हैं, जैसे प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट पे भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। द लिस्ट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ प्लांट टिश्यू, अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट वुड बी आइडेंटिकल इन एवरी वे। एवरी वे, यहाँ पे डाउट है, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट देखें, नो डिफरेंस कैन बी फाउंड इन एब्सोल्यूट एलिमेंटल कंटेंट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। एंड ऑप्शन डी है, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन इज लोअर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन द अर्थ क्रस्ट। इसमें हम इसे एक्सक्लूजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन हमारा हायर था लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ये ऑप्शन ऐसे हट गया। नो डिफरेंस कैन बी फाउंड इन एब्सोल्यूट एलिमेंटल कंटेंट बिटवीन लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर, ये लाइन है। द लिस्ट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ प्लांट टिश्यू एंड पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट वुड बी आइडेंटिकल इन एवरी वे। एवरी वे में नहीं, सेवरल वे में था, बट एवरी वे में नहीं था। और एलिमेंटल एनालिसिस तो हम परफॉर्म कर देते पहले, हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन जो होगा वो सही कौन सा है? नो डिफरेंस इन एब्सोल्यूट एलिमेंटल कंटेंट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप डिस्क्राइब फॉर एनालाइजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ लिविंग टिश्यू? पहला स्टेप कौन सा था? बर्निंग द टिश्यू टू ऑब्टेन एस। नहीं, ये तो थर्ड था। ग्राइंडिंग इट इन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बोल रहा है, सॉरी, तो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में करते हैं बर्निंग। ग्राइंडिंग इट इन ट्राइक्लोरिक एसिड सेपरेशन कंपाउंड यूजिंग क्रोमेटोग्राफी और ड्राइंग इट इनटू फाइंड द डाइवेट। तो अगर बात करें डी, सी और ए, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम मैक्सिमम यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम क्या करते हैं? उसे ग्राइंड करते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। आफ्टर ग्राइंडिंग टिश्यू इन द एसिड एंड स्ट्रेनिंग इट, द फ्रैक्शन दैट पासेस थ्रू द क्लॉथ इज कॉल्ड। जब हम टिश्यू को ग्राइंड कर रहे थे एसिड में, यानी कौन से एसिड में? ट्राइक्लोरो एसिड में। फिर हम स्ट्रेनिंग को हम पास कर रहे थे जब फिल्टर पेपर से चीज क्लॉथ से, यानी चीज क्लॉथ था और क्लॉथ था, ठीक है। तो वो जो पास कर रहा वो कौन सा था? वो था फिल्ट्रेट और और भी क्या करते? एसिड सॉल्युबल पूल। द पोर्शन लेफ्ट बिहाइंड ऑन द चीज क्लॉथ आफ्टर स्ट्रेनिंग द एसिड ग्राउंड स्लरी इज नोन एज। जब हम उस स्लरी को पास कर रहे थे चीज क्लॉथ से, जो पोर्शन नहीं पास हो पा रहा था उसको हम क्या कर रहे थे? उससे हम कह रहे थे डेंटेंट और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ऑप्शन ए है फिल्ट्रेट। नहीं, तो फिल्ट्रेट तो पास कर देता है, फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल है, एस तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का है, तो ऑप्शन ही नहीं होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज ही नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, डेंटेंट और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है, थाउजेंड ऑफ विच टाइप ऑफ कंपाउंड आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। तो एसिड सॉल्युबल पूल में जो 1000
टाइप से कंपाउंड थे वो कौन से कंपाउंड थे, क्या वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, मेटेलिक एलिमेंट थे या वाटर वेपर थे, तो वो थे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ सिंगल कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर इन एक्सट्रैक्ट इज नोन एज. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ सिंगल कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर इन एक्सट्रैक्ट इज नोन एज आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन. ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन है. एलिमेंटल एनालिसिस नहीं, ग्राइंडिंग एंड बर्निंग बिल्कुल भी नहीं, तो इसका आंसर कौन होगा, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन. Analytical technique applied to a purified compound help determine its taste and color, molecular formula and probable structure, weight and dry weight, weight and dry weight या inorganic content. तो एनालिटिकल टेक्निक से हमें दो चीज़ मिलता है, एक तो हमें मोलिकुलर फार्मूला मिला था और उसका एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर मिल रहा था. तो ऑप्शन बी, all all carbon compound obtained from a living tissue are collectively called mineral. ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी बायोमोलिक्यूल, ऑप्शन डी इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू से हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल. अगर आप लेक्चर 1 देखेंगे जैसे, तो ये सब हम आपको बताए थे. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, हाउ डू वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट. हमें कैसे मालूम चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट को कंटेन करता है. ऑप्शन ए है बाय ग्राइंडिंग देम इन ट्राइक्लोरिक एसिड. इसे ऐसे करने से हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड पता करते हैं. बाय परफॉर्मिंग एलिमेंटल एनालिसिस ऑन एसिड सॉल्युबल पूल, बाय बर्निंग अ ड्राइड टिश्यू सैंपल एंड एनालाइजिंग द रिमेनिंग एस, बाय स्ट्रेनिंग अ स्लरी थ्रू अ चीज क्लॉथ. तो इसका सही आंसर होगा बाय परफॉर्मिंग बाय बर्निंग अ ड्राइड टिश्यू सैंपल एंड एनालाइजिंग द रिमेनिंग एस करते हैं. तो जो हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड मिलते हैं वो हमारे एसिड सॉल्युबल पूल में मिलता है. ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बाय परफॉर्मिंग एलिमेंटल एनालिसिस ऑन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन. ठीक है, द वेट ऑफ अ लिविंग टिश्यू बिफोर एनी ड्राइंग इज रिफर्ड टू एज. अ वेट ऑफ लिविंग टिश्यू बिफोर एनी ड्राइंग, सुखाने के पहले किसी भी लिविंग टिश्यू के वेट को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेट. व्हाट इज द what is removed when a living tissue is completely dried. जब हम लिविंग टिश्यू को completely ड्राई करते हैं तो क्या रिमूव होता है, ऑल कार्बन कंपाउंड, ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल वाटर या ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो जब हम किसी भी लिविंग टिश्यू को ड्राई करते हैं तो ऑल वाटर हमारा रिमूव हो जाता है. ठीक है, द रिमेनिंग मटेरियल आफ्टर ऑल द वाटर इवापोरेट फ्रॉम अ टिश्यू इज कॉल्ड वेट, फिल्ट्रेट, ड्राई वेट एंड एस. तो जब हम लिविंग टिश्यू को अगर हम उसे ड्राई कर रहे थे तो उसे वाटर इवापोरेट होता है, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, उस वेट मटेरियल को, उसे हम कहते हैं ड्राई वेट. When a dry tissue is fully burnt, what happened to the carbon compound? जब उस ड्राई टिश्यू को, यानी थर्ड प्रोसेस, पहला क्या था कि वेट को हम उसे ड्राई करते हैं तो उससे वाटर वेपर निकलता है, देन उस ड्राई वेट को हम बर्न करते हैं. तो जब हम बर्न करते हैं तो उस कार्बन, उसमें जो कार्बन होता है उसके साथ क्या होता है, दे टर्न इनटू एस, दे आर कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक मिनरल्स, दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू gases form like CO2 and removed और they become a part of acid soluble pool. तो वो क्या होता है कि जो कार्बन कंपाउंड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है गैसेस के फॉर्म में CO2 और वो फिर रिमूव हो जाता है. ठीक है, द नॉन गैसेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग अ ड्राई टिश्यू इज कॉल्ड. तो वैसे जो नॉन गैसेस रेसिड्यू, जो गैसेस फॉर्म नहीं करते हैं, अगर हम नॉन लिविंग मतलब लिविंग टिश्यू को जब हम ड्राई करने के बाद उसे बर्न करते हैं, फिर जो नॉन गैसेस रेसिड्यू जो बचे रह जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेंटेट, फिल्ट्रेट, एस और ड्राई वेट, उसे हम कहते हैं एस. क्या व्हाट डज द एस फॉर्म ऑफ बर्न टिश्यू प्राइमरी कंटेन. वो जो एस होता है वो जो बर्न टिश्यू से मिलता है वो क्या कंटेन करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एमिनो एसिड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड या वाटर एंड वाटर वेपर. तो वो क्या कंटेंट करता है, जो एस प्राइमरी क्या कंटेंट करता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, CO2 में, तो हम नहीं कह सकते. ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट एंड फॉस्फेट आर फाउंड इन विच फ्रैक्शन. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट एंड फॉस्फेट आर फाउंड इन ओनली इन एसिड insoluble फ्रैक्शन, ओनली इन एस इन द एसिड soluble फ्रैक्शन और दे आर लॉस्ट एज अ गैस ड्यूरिंग बॉन्डिंग. तो हमें मिलता है, हमें एसिड soluble फ्रैक्शन में भी मिलता है और एस के फॉर्म में भी मिलता है. ठीक है, तो अगर सेटिंग का लाइन देखें तो एस के बाद एक लाइन आता है एसिड soluble फ्रैक्शन, तो हम इसे कह सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका इन द एसिड soluble फ्रैक्शन.
Elemental analysis on a living tissue provide the composition of inorganic compound, only inorganic compound, element like hydrogen, oxygen and carbon, और functional group like aldehyde and ketones. तो elemental analysis में क्या मिलता है कि हमें element like hydrogen, oxygen and carbon, ठीक है. Analysis for compound in a living tissue gives an idea of the relative abundance of element, weight and dry weight, types of organic and inorganic constituents और amount of water present. तो हम कंपाउंड लिविंग टिश्यू के कंपाउंड को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें मिलता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट. From a chemistry point of view, one can identify DAS in the biomolecule, amino acid and nucleotide base, fatty acid, functional group like aldehyde and ketone या ऑप्शन डी इनऑर्गेनिक गैस. तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मिलता है फंक्शनल ग्रुप, और वही हम बात करें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मिलता है अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस, फैटी एसिड, ये सब, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन सी. From a biological point of view, biomolecules are classified into. Biological point of view से बायोमोलिक्यूल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन एंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड नहीं. एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस एंड फैटी एसिड, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी. What is the primary purpose of using a trichloroacetic acid in the initial step? To burn the tissue, to extract inorganic gas, to create a slurry for the separation of component, to identify a functional group. तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का यूज हम करते हैं टू क्रिएट अ स्लरी, ठीक है. Which of the following is not a destination for the carbon in organic compound when a tissue is burnt? It's become a part of ash, it oxidizes to CO2, it removes as gas, it releases as water vapor. तो इसमें जो कौन सा डेस्टिनेशन नहीं है कार्बन कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हम उससे टिश्यू को बर्न करते हैं तो एस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं बनता है, ठीक है. The acid soluble pool and the dentate are primarily differentiated by their organic and inorganic content, solubility in trichloric acid, presence of water या molecular weight. तो हमें जो एसिड सोलुबल पूल और डेंटेट में जो क्या डिफरेंस है वो था सोलुबिलिटी इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है. What term biomolecule specifically refers to all compounds found in living tissue including water and minerals? Only the inorganic elements found in the ash, carbon containing obtained from the carbon compound obtained from the living tissue. Yes, the biomolecule स्पेशली फिट करता है कि लिविंग टिश्यू में जितने भी कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग होते हैं, ठीक है. The destructive experiment involving burning a tissue is designated to analyze the organic constituents, acid soluble pool, inorganic constituents या functional group. तो हम करते हैं inorganic constituent को डिसिग्नेट करने के लिए, ठीक है. Which technique is used for the separation of compound after extraction? तो कौन सा हम टेक्निक को यूज करते हैं सेपरेशन करने के लिए आफ्टर एक्सट्रैक्शन? एलिमेंटल एनालिसिस, वेरी सेपरेशन टेक्निक्स, ग्राइंडिंग विथ मोटर एंड पेसल, बर्निंग. तो हम बहुत से सेपरेशन टेक्निक का यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है. व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ द अप्लाइंग एनालिटिकल टेक्निक टू प्यूरिफाइड कंपाउंड? तो फाइनल आउटकम क्या होता है? डिटरमाइनिंग टू इट्स वेट एंड ड्राई वेट, एन आइडिया formula and structure, separation from the other compound या conversion into S. तो हमें मिलता है an idea of molecular formula and structure. Analytical techniques हमें दो ही मिल रहा था, probability structure और molecular formula. Which of the following is found in both the acid soluble fraction and the S? Gases, CO2, inorganic compounds, carbon based biomolecular water. तो हमें मिल रहा था inorganic compound दोनों में मिल रहा था acid soluble pool में और S, ठीक है. The difference between weight and dry weight is the amount of, सिंपल सा है, ड्राई वाटर कहीं होगा तो इसमें कौन सा? ऑप्शन सी. द क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल इनटू एमिनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड इज पर्सपेक्टिव ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स या जियोलॉजी. तो न्यूक्लियोटाइड और एमिनो एसिड किस पॉइंट ऑफ व्यू से था? वो था बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल पर्पस ऑफ द एनालिटिकल प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट टू प्रूव द ऑल लिविंग things are identical, to find the total mass of organism, to understand the chemical composition of living tissue, to create a new biomolecule in the laboratory. तो ओवरऑल एनालिटिकल प्रोसेस का काम क्या था? ऑप्शन सी, ठीक है. तो आज का हमारा पहला सोशल मीडिया सीरीज बायोमोलेक्यूल का यही खत्म होता है. हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है. थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड. ख्याल रखिएगा अपना.